नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। खबरों के महाबुलेटिन न्यूज डिकोड खबर A to Z में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि जरूरी है खबरों के पीछे की खबर को समझना, खबर के पीछे की खबर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। तो केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 9 सवाल पूछे हैं और भाजपा ने इसका बेबाकी से जवाब दिया और कांग्रेस को नसीहत भी। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने 9 साल 9 सवाल नाम की एक बुकलेट जारी की है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी से महंगाई, बेरोजगारी, किसान, चीन और कोरोना से जुड़े 9 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये सवाल उठाए थे, जिसका जवाब कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद भाजपा ने भी इस पर पलटवार किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के सवालों को झूठ का पुलिंदा और कांग्रेस की बेशर्मी की पराकाष्ठा बताया। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? 9 साल हैं, 9 सवाल हैं और प्रधानमंत्री को, खास तौर से प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ने की अभी वक्त आ गया है। तो मित्रों, मुझे लगा कि इस झूठ के पुलिंदे को एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। मैं कांग्रेस के मित्रों से एक ही बात कहूंगा, कृपा कर करके मोदी की नफरत से थोड़ा ऊपर आइए। हाँ, आप 2 बार हारे हैं बुरी तरह से, 24 में भी आपका हाल हो ही होगा। भाजपा ने कांग्रेस के ट्वीट की भाषा पर भी ऐतराज जताते हुए दावा किया कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में शिकस्त खाने वाली कांग्रेस पार्टी 24 का चुनाव भी हारने वाली है। तो कांग्रेस ने इन 9 साल में 9 सवाल पूछे हैं और आज हम कांग्रेस के इन 9 सवालों को डिकोड कर रहे हैं। समझते हैं कि इन सवालों में कितना दम है। पहला, कांग्रेस ने पूछा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी आसमान छू रही है, सार्वजनिक संपत्ति मित्रों को बेची जा रही है। तो भाजपा ने इसका जवाब दिया और याद दिलाया कि इन 9 सालों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। कांग्रेस ने पूछा कि किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई? तो इस पर भाजपा ने किसानों पर सीधा जवाब देने की जगह कहा कि भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरे सवाल के तौर पर कांग्रेस ने वही पूछा जो राहुल गांधी संसद में पूछ चुके हैं कि अडानी की कंपनी में आखिर 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? और जवाब में भाजपा ने यूपीए शासनकाल के घोटालों की लिस्ट गिना दी। कांग्रेस ने इन सवालों में चीन विवाद का मुद्दा भी उठाया, जो अगले सवाल की हम बात कर रहे हैं। भाजपा ने पलटवार किया कि भारत की जमीन कांग्रेस सरकार के दौरान कब्जा की गई थी। 5वां सवाल ये कम था, लेकिन आरोप ज्यादा था सवाल के तौर पर कि भाजपा बंटवारे की राजनीति करती है। जवाब में भाजपा ने कहा कि हमारे कार्यकाल में भी सभी मुख्यधारा से जुड़े हैं। अब बात कर लेते हैं छठे सवाल की। छठा सवाल जातीय जनगणना की मांग से जुड़ा हुआ था। इस पर भाजपा ने सीधे तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस पर दोहरा मानदंड अपनाने का आरोप लगा दिया है। विरोधियों को निशाना बनाए जाने के 7वें सवाल पर भाजपा ने तर्क रखा कि पीएम मोदी के कारण पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है। कांग्रेस ने कई सवाल पूछे, इसमें एक ये भी रहा कि मनरेगा जैसी योजनाओं को क्यों कमजोर किया जा रहा है। भाजपा की तरफ से इसका भी जवाब मिला कि मोदी सरकार में गरीब कल्याण को लेकर कई योजनाओं ने आकार लिया है। और अब बात आखिरी और 9वें सवाल की। 9वें सवाल में कांग्रेस ने कोरोना काल में 40 लाख लोगों की मौत का मुद्दा उठाया। इस सवाल को भाजपा ने कोविड के दौरान लगे लाखों सेवा कर्मियों का अपमान बताया और कहा कि पूरी दुनिया भारत से मिले वैक्सीन को याद कर रही है और कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। और अब आप ये बात भी समझ लें कि 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव की बड़ी अग्नि परीक्षा भी है। यानी सियासी दलों के सामने चुनौतियां कई हैं, चुनौतियों का पहाड़ है और जाहिर है कि 9 साल के अहम पड़ाव पर सरकार के कार्यकाल की समीक्षा स्वाभाविक तौर पर होनी ही है। तो अब ऐसे में
IBC 24 ने आज एक पोल भी करवाया और इसमें हमने जाना कि आखिर मोदी के 9 साल का कार्यकाल कैसा रहा। जी हां, IBC 24 के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उस पर हमने एक सर्वे कराया, जिसके फाइनल आंकड़े जो आए हैं हम आपके सामने उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्विटर की। जी हां, ट्विटर का आंकड़ा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। बात अगर ट्विटर की जाए तो ट्विटर में आप देखिए किस तरह से आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया। करीब 61% लोग मान रहे हैं कि जो कार्यकाल था नरेंद्र मोदी का 9 साल का, ये काफी अच्छा रहा है। और दूसरा जो आप देख रहे हैं बहुत खराब, 28% लोग बहुत खराब इसे मान रहे हैं। और अगर औसत की बात की जाए तो 11% लोग ये मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल औसत रहा। तो ये जो डेटा है ट्विटर से हमने जुटाया है, बड़ी संख्या में जो ट्विटरातीज है उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने IBC 24 के इस पोल पर अपना सहयोग दिया। और इसमें करीब 61% जो जनता है वो ये मान रही है कि बहुत अच्छा कार्य किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 9 सालों में। और ट्विटर के बाद अब बात कर लेते हैं यूट्यूब की। यूट्यूब में भी जो यूट्यूब व्यूवर्स हैं उन्होंने बड़ी संख्या में IBC 24 के इस पोल पर अपना सहयोग दिया। और आप देख सकते हैं पूरा डेटा हमने आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने रखा है। ये यूट्यूब यूजर्स हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर IBC 24 के इस पोल पर अपना सहयोग दिया है। और देखिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि यूट्यूब का डेटा क्या कह रहा है। यूट्यूब की अगर बात की जाए तो बहुत खराब, इसमें ज्यादा संख्या में जो YouTube यूजर्स हैं उन्होंने अपना वोट किया है। बहुत खराब 53%। बहुत अच्छी की बात की जाए तो बहुत अच्छा का जो आंकड़ा है वो 64% तक पहुंचा है। और औसत यानी कि एवरेज कार्यकाल को 13% लोगों ने वोट किया है। और YouTube के बाद अब बात कर लेते हैं इंस्टा की। और इंस्टा के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्यादातर यंगस्टर्स इसे यूज करते हैं और यंगस्टर्स करीब 58% मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल करीब 58% काफी अच्छा रहा है। और इसे बहुत खराब 25% मान रहे हैं और इसे एवरेज मान रहे हैं 17% लोग। और ये बात आप ध्यान में रखिए कि इंस्टाग्राम ज्यादातर यूथ यूज करते हैं, यानी कि करीब 58% यूथ ये मान रहा है कि मोदी के 9 साल का कार्यकाल 58% काफी अच्छा रहा है। तो YouTube की हमने बात की, इंस्टाग्राम की हमने बात की और इसके साथ ही हमने बात की ट्विटर की। और अगर ओवरऑल एवरेज निकाला जाए तो करीब 51% लोगों ने यह माना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल काफी अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। तो वहीं बहुत खराब की अगर बात की जाए तो बहुत खराब का यह आंकड़ा करीब 35% तक जा पहुंचा है। एवरेज औसत की अगर बात की जाए तो कंबाइंड जो एवरेज आया है वो 14% आया है। यानी कि आधे लोग ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा है वो 51% बहुत अच्छा रहा है। बहुत खराब इसे करीब 35% मान रहे हैं और 14% लोग इसे औसत मान रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि रात 9 बजे हम आपको बताएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल कैसा रहा, तो हमने डेटा के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए पूरा रिजल्ट आपके सामने रखा है। तो संसद भवन के उद्घाटन विवाद पर दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आज की सबसे बड़ी खबर रही, अब उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। और क्या टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जारी विवाद से संबंधित जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। तमिलनाडु के रहने वाले वकील CR जया सुकिन ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा कि उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को शामिल न करके केंद्र सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया। दलील दी कि राष्ट्रपति देश की संवैधानिक प्रमुख हैं, लिहाजा नए संसद भवन का उद्घाटन उन्हीं से करवाना चाहिए। मामला जस्टिस JK माहेश्वरी और PS नरसिम्हा की बेंच के सामने आया तो उन्होंने शुरू में ही पूछा कि इस तरह की याचिका को हर्जाना लगाते हुए खारिज क्यों न किया जाए। अदालत ने कहा कि हम जानते हैं कि याचिका क्यों दाखिल हुई, ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। अदालत ने पूछा कि इस याचिका में किसका भला होगा। याचिकाकर्ता इसका तार्किक जवाब नहीं दे पाए। तो देश का नया संसद भवन बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को इसका उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी के एक ट्वीट से शुरू हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया
चलिए समझते हैं कि विवाद आखिर क्यों हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के रुख के आखिर क्या मायने हैं। तो कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए और तर्क है कि इससे लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता झलकेगी। विपक्षी दल इसको लेकर कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार के साथ अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मिलाकर करीब 25 दल हैं। वहीं विपक्ष की बहिष्कार की मुहिम से कई दलों ने किनारा कर लिया है। बीएसपी, जेडीएस और तेलुगु देशम ने समारोह में शामिल होने का अब ऐलान कर दिया है। और खबरें ऐसी भी आ रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बधाई संदेश जारी कर सकते हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज करते हुए कड़ा संदेश दिया। इससे हर मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने वालों को बड़ा मैसेज मिला है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुच्छेद 79 में कहीं भी इस बात की अनिवार्यता नहीं दी गई है कि कोई उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों ही करवाना जरूरी है और ये भी स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 32 के तहत इसमें किसी व्यक्ति का कोई अधिकार प्रभावित नहीं हो रहा है। तो 28 मई को दिल्ली में होने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन पर छत्तीसगढ़ में भी बयानबाजी का दौर जारी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का शिलान्यास सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कैसे कराया? क्या उन्होंने राज्यपाल को न्योता दिया था? वो संवैधानिक व्यक्ति नहीं है। चंद्राकर के बयान पर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि चंद्राकर राज्यपाल के प्रवक्ता हैं या फिर प्रतिनिधि। राज्यपाल उस वक्त प्रदेश में उपस्थित नहीं थी, जिस वजह से यह स्थिति बनी। पूरा देश चाहता है कि देश के प्रमुख संस्थान का लोकार्पण महामहिम राष्ट्रपति के हाथों ही हो। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से विधानसभा भवन का शिलान्यास कैसे करवाए? क्या उन्होंने राज्यपाल को न्योता दिया था? वो संवैधानिक व्यक्ति नहीं है। ये लोग कौन से संवैधानिक व्यक्ति थे जो यहाँ विधान भवन का या विधानसभा का शिलान्यास करने आए थे? क्या आप राज्यपाल के प्रवक्ता हैं या प्रतिनिधि हैं? अगर होंगे तो उनसे पूछे कि उस तिथि में वो यहाँ पर उपस्थित नहीं। आज पूरा देश चाहता है कि इस प्रमुख संस्थान का लोकार्पण कार्यक्रम महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों में होना चाहिए। और अब बात आज की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खबर की। अब तक लोगों की जान बचाने के लिए आपने कई ऑपरेशन देखे होंगे, लेकिन पखाजूर पर परलकोट जलाशय में एक फोन के लिए 4 दिन तक ऑपरेशन चलते पहली बार देखा गया और इस दौरान लगभग 21 लाख लीटर पानी बर्बाद हुआ और अब इसकी चर्चा देश भर में हो रही है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में नियम कायदे सब जनता के लिए हैं और अफसर व्यवस्था के ऊपर जाकर मनमानी कर रहे हैं। इसकी वानगी पखांजूर में देखने को मिली। फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास परलकोट जलाशय घूमने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनका फोन जलाशय में गिर गया। आनन फानन में राजेश ने पहले तो गोताखोरों की टीम बुलवाई, लेकिन जब वो फोन नहीं खोज पाए तो फूड इंस्पेक्टर ने 30 हॉर्स पावर का पंप लगवाकर जलाशय ही खाली करवा दिया। फोन की तलाश तो सफल हो गई, लेकिन फसलों को पानी देने के लिए डैम में जमा 21 लाख लीटर पानी बहा दिया गया। IBC 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद विपक्ष ने इस मुद्दे पर निशाना साधा। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा, आप भी सुनिए। एक फूड इंस्पेक्टर के संबंध में जानकारी आई, आपका जो व्यक्तित्व है, आप इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करते, क्या करेंगे? उसको सस्पेंड कर दिया गया। मामला तूल पकड़ने के बाद आरोपी फूड इंस्पेक्टर अब सफाई दे रहा है। उन्होंने कहा चूंकि वो पानी किसान के द्वारा यूजेबल नहीं है, वो एक स्टोर में रहता है, तो उसके बाद मैं डीजल पंप से अपना निजी खर्च वहाँ पे लगा के वो पानी लगभग 3 फीट के आसपास जब खाली किया तो मोबाइल मेरा निकल गया। फोन गुम होने पर जलाशय खाली करा देने वाला ये फूड इंस्पेक्टर प्रशासनिक तंत्र में फैली सड़ांध का एक नमूना है। जरा सोचिए उन किसानों के बारे में जिनको इसकी सनक का खामियाजा भुगतना होगा। तो अधिकारियों की मनमानी का ये कोई पहला मामला तो है नहीं, लेकिन इस बार
फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास ने सारी हदें पार कर दी। चलिए इस मामले में आगे क्या हुआ ये समझते हैं, इस खबर को डिकोड भी करते हैं। तो 1.5 लाख का आईफोन खोने पर कांकेर जिले के फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास ने हजारों एकड़ में खेती लायक पानी बर्बाद कर दिया। इस पर कार्रवाई तो होनी थी और हुई भी। कांकेर कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने राजेश विश्वास को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी आरसी धीवर से 24 घंटे के अंदर जवाब तलब किया गया है। आरसी धीवर पर यह आरोप है कि उन्होंने जलाशय से मोबाइल निकालने के लिए पानी खाली करने की मौखिक अनुमति दी थी। लेकिन क्या ये कार्रवाई काफी है? सवाल भाजपा ने उठाया है और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया, दाऊ भूपेश बघेल की तानाशाही में अधिकारी प्रदेश को पुश्तैनी जागीर समझ बैठे हैं। एक और भीषण गर्मी में लोग पीने के पानी के लिए टैंकर के भरोसे हैं और दूसरी ओर एक अधिकारी ने 21 लाख लीटर पानी बर्बाद कर दिया। सोचिए 21 लाख लीटर पानी। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार किया कि नवा छत्तीसगढ़ में पद का दुरुपयोग करने का हक किसी को नहीं। और अब बात करेंगे बागेश्वर धाम सरकार की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार से जुड़ा विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बालाघाट विधायक और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन से जुड़ा यह मामला मध्य प्रदेश से आगे अब देश की खबरों में भी सुर्खियां बटोर रहा है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से विवादों का नाता गहराता जा रहा है। अब ताजा मामला बालाघाट का है। जिले के परसवाड़ा भादुकोट में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथा आयोजित हुई, जिसमें बालाघाट के विधायक और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन भी दरबार में पहुंचे। जब वे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने मंच पर जाने लगे तो धीरेन्द्र शास्त्री के बाउंसरों ने उन्हें रोक लिया। विवाद बढ़ा तो धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई, जिसके बाद गौरीशंकर बिसेन और उनकी बेटी गुस्से में दरबार से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारी गौरीशंकर बिसेन को मनाने की कोशिश करते रहे। हालांकि इस मामले में गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि वो मंच पर गए थे, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन नहीं हो पाए। थोड़ी गहमागहमी हुई, लेकिन विवाद जैसी कोई बात नहीं है। बाउंसर उनके सुरक्षा गार्ड ने कहा कि सर गुरुदेव इस समय में किसी से नहीं मिलते, थोड़ा एक कार्यक्रम हो जाए फिर हम आपको बुलाएंगे। अब शब्द का न तो उनके घर में ने उपयोग किया न हमारे घर में ने किया। मेरी बेटी दूर कहीं बैठी रही होगी, उसको लगा कि मेरे पापा को रोकते हैं। प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने इस राम कथा का आयोजन किया था, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए थे। अब गौरीशंकर बिसेन भले ही मंच पर हुई घटना को मामूली बता रहे हैं, लेकिन घटनाक्रम का वीडियो कुछ और ही कह रहा है। तो छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर अक्सर विवाद के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है और विधायक गौरीशंकर बिसेन के साथ हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री की तरह विधायक गौरीशंकर बिसेन का भी विवादों से पुराना नाता रहा है। वो राजनीतिक टिप्पणियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए जाने जाते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना हंगामा होने के बाद भी उनके तेवर नरम है? चलिए खबर के पीछे की खबर को हम डिकोड करते हैं, उसे समझते हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार को मानने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे देश में लोकप्रिय हैं और मध्य प्रदेश में खास तौर पर इनकी पकड़ है। इनकी कथा पंडालों में उमड़ती भीड़ में राजनीतिक दलों को संभावित वोटर्स नजर आते हैं और यही वजह है कि चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दोनों ही बागेश्वर धाम में हाजिरी लगा चुके हैं और वो तस्वीरें आपने भी देखी है। इसके साथ ही राजनीति में कथा नीति का फॉर्मूला भी इन दिनों काफी आजमाया जा रहा है। प्रदेश सरकार के मंत्री कथाओं के जरिए अपना समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं और ये आयोजन प्रदेश के ही आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे का है। ऐसे में गौरीशंकर बिसेन भले ही धक्का मुक्की से नाराज हो गए हों, लेकिन इसे तूल देकर ना तो वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से नाराजगी मोल ले सकते हैं और ना भाजपा से और ना ही अपने संभावित वोटर्स को नाराज कर सकते हैं। जाहिर है बिसेन ने चुप रहकर कई समीकरणों को साध लिया होगा।
और इसी के साथ न्यूज डिकोड में फिलहाल इतना ही। न्यूज डिकोड के जरिए हम आपके करंट अफेयर्स को भी मजबूत करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर खबर के पीछे जो खबर छुपी हुई है, असल खबर, वो आप तक पहुंचाए। न्यूज डिकोड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।